हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th के अंदर अभी आपने सारा सिलेबस कर लिया, टर्म 2 का सारा रिवाइज कर लिया, आपने सीबीएसई के सैंपल पेपर देख भी लिए। लेकिन अब मैं आज आपके लिए क्या लेके आया हूँ, वही सीबीएसई का सैंपल पेपर आपके लिए डिस्कस करने के लिए लेके आया। ठीक है, तो उसको आप देख लो एक बार कि आपको कितना आता है। उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर भी हो जाएंगे। ठीक है, और आपके लिए ये आपको पता भी चल जाएगा कि हम एक्चुअली में कहाँ स्टैंड कर रहे हैं एग्जाम से पहले। जहां पर हम वीक है वो हम उसको दोबारा से रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सैंपल पेपर जो सीबीएसई ने इस साल टर्म 2 के लिए जो आपके लिए दिया है उसको हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, और राइट बच्चों, डिस्कस करते हैं सीबीएसई का सैंपल पेपर टर्म 2 वाला फिजिक्स के लिए, जो सीबीएसई ने रिलीज किया था कुछ टाइम पहले, जिससे आपको ये पता लग जाए कि किस तरह का एग्जाम आपका आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या याद रखना है कि एक्चुअली में टोटल 12 क्वेश्चंस हैं। 12 क्वेश्चंस को 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, ए, बी और सी में। ठीक है, तो बाकी सारे इंस्ट्रक्शंस आप देख सकते हैं फटाफट से खुद ही। तो अब हम क्या करते हैं, एकदम स्टार्ट करते हैं आपका क्या पेपर क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, ठीक है, सेक्शन ए है। सेक्शन ए के तीनों क्वेश्चन मैंने यहां पर आपके लिए ले लिए हैं। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है, इन अ प्योर सेमीकंडक्टर क्रिस्टल ऑफ सिलिकॉन if antimony is added then what type of extrinsic semiconductor is obtained, draw the energy band diagram if of this extrinsic semiconductor so formed। देखो, हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट होता है कि हमारे पास अगर सेमीकंडक्टर है प्योर वाला, है ना, उसके अंदर हम दो तरह की चीजें ऐड कर सकते हैं, या तो ट्राइवेलेंट या पेंटावेलेंट। बट यहाँ पर हम क्या ऐड कर रहे हैं, एंटीमनी कर रहे हैं। एंटीमनी क्या होता है हमारे पास, ये पेंटावेलेंट है। तो पेंटावेलेंट जब हम ऐड करते हैं तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एन टाइप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एन टाइप सेमीकंडक्टर। ये तो पहला पार्ट हो गया। एनर्जी लेवल डायग्राम आपको समझना है तो क्या समझोगे, यहाँ पर देखो, सपोज करो ये हमारे पास क्या है, 3 बैंड्स, बेसिकली 2 बैंड और विद एनर्जी गैप, है ना। ये हमारे पास वैलेंस बैंड और ये कंडक्शन बैंड। जब हमारे पास एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता है तो एक डोनर लेवल जो है वो क्रिएट होता है नियर द कंडक्शन बैंड, जिसमें हमारे पास बाउंड इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अवेलेबल हो जाते हैं। अब जब हम थोड़ी सी भी एनर्जी इनको देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन इजीली कंडक्शन बैंड में जंप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। कंसिडर टू डिफरेंट हाइड्रोजन एटम्स, द एनर्जी इन ईच एटम इज इन एन एक्साइटेड स्टेट। इज इट पॉसिबल फॉर एन इलेक्ट्रॉन टू हैव डिफरेंट एनर्जीज बट सेम ऑर्बिटल angular momentum according to the Bohr's model? Justify your answer। ऑलराइट, इसको करते हैं। देखो, एनर्जी जो होती है वो -13.6 डिवाइडेड बाय एम स्क्वायर के इक्वल होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट्स में, है ना। यानी कि ई जो है वो एन स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब एन पे डिपेंड कर रही है, एज सिंपल एज दैट। और जब हम एंगुलर मोमेंटम की बात करते हैं तो वो एम वी आर जो होता है वो एन एच अपॉन 2 पाई हो रहा है। तो यहां से भी पता लग रहा है वो एन पे डिपेंड कर रहा है। तो अगर हमारे पास एनर्जी एनएथ ऑर्बिटल लेवल पे चेंज हो रही है तो डेफिनेटली एंगुलर मोमेंटम भी चेंज होगा। क्लियर होगी बात? ठीक है, और वाला पार्ट देखते हैं ये क्या कह रहा है। हाउ डज फोटो इलेक्ट्रिक करंट एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड इन अ फोटो सेल वेरी इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशंस इज डबल्ड। देखो जी, सीधी सी बात, क्या समझ में आया कि जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट होता है ना, फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो इंटेंसिटी पे तो डिपेंड करता है ना, लेकिन वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता है। क्योंकि फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने से, है ना, अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाएगी तो उसको काइनेटिक एनर्जी में तो चेंज आएगा, क्योंकि हमारी बेसिक रिलेशन अभी भी वही है, काइनेटिक एनर्जी जो एनर्जी आपने दी माइनस वर्क फंक्शन। ठीक है, तो अब आप ध्यान में रखो कि काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रही है, जो सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का। बात समझ में आ रही, जिसमें काइनेटिक एनर्जी निकालना था। लेकिन करंट जो है वो इंटेंसिटी के साथ बिल्कुल चेंज रहता है। तो अगर हम ग्राफ की बात करें, है ना, यहाँ पर मैंने फ्रीक्वेंसी ली, ठीक है, और यहाँ पर करंट लिया, ठीक है, तो क्या मिलेगा, देयर इज नो चेंज। जो करंट आपको एक बार मिलेगा वो सेम रहेगा, इट विल रिमेन द सेम। बात समझ में आ रही है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है,
Name the device which converts the change in intensity of illumination to change in electric current flowing through it. Plot IV characteristics of this device for different intensities. State any two applications of this device. तो देखो यहाँ पर जो जिस डिवाइस की बात कर रहे हैं वो है फोटो डायोड। ठीक है, फोटो डायोड कौन से होते हैं? जब हम पे लाइट एनर्जी फॉल करेंगे तो वो कंडक्ट करना शुरू होगा, राइट? यही होते हैं फोटो डायोड्स। ठीक है, और फोटो डायोड जो होते हैं वो रिवर्स बायस मोड में काम करते हैं। ठीक है, तो आपका जो ग्राफ आएगा वो कुछ ऐसा आएगा, इस तरह। ठीक है, अगर वेरियस इंटेंसिटीज के लिए आप निकालो। क्लियर होगी बात? ठीक है, तो आपको क्या याद रखना, अगर मैंने ये दो इंटेंसिटीज आपके लिए यहाँ पर बना के दी हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि अगर ये I1 इंटेंसिटी के लिए, I2 इंटेंसिटी के लिए, तो I1 इज ग्रेटर देन I2। ऐसे आप जितनी मर्जी आप इसमें ड्रॉ करके दिखा सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो ऑब्वियसली मैंने फिर बताया था यार रिवर्स बायस वोल्टेज आ जाएगी, है ना, और यहां पर हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, फटाफट से हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। ऑल राइट, तो ये सेक्शन ए हमारे पास खत्म हो गया। नेक्स्ट उसके लिए जाते हैं, सेक्शन बी है। सेक्शन बी के क्वेश्चंस करेंगे अब हम। Derive expression for the frequency of radiations emitted when a hydrogen atom de-excites from level n to n minus 1. Also show that the large value of n, this frequency equals to the classical frequency of revolution of electron. ठीक है जी, देखो अब हमारे पास हाइड्रोजन एटम डी एक्साइट्स फ्रॉम लेवल n टू n माइनस 1, है ना। तो क्या करेंगे, आपके पास फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला इस केस में आएगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, याद है आपको? दिस इज 2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर z स्क्वायर e4 डिवाइडेड बाय h क्यूब, और यहां पर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपके पास, जो n1 की वैल्यू है वो n माइनस 1 है, जो n2 की वैल्यू है वो हमारे पास n है। तो दोनों को रिप्लेस कर दो, के वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, साथ साथ हम इसको सॉल्व भी कर लेंगे। 2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर z स्क्वायर e4 डिवाइडेड बाय h क्यूब, n का स्क्वायर हो गया माइनस इसका स्क्वायर और माइनस, है ना, तो n स्क्वायर माइनस 1 और प्लस 2n डिवाइडेड बाय n स्क्वायर माइनस n, एलसीएम लिया दोनों का। ठीक है, तो ये आपके पास वैल्यू आ गई 2n माइनस 1 अपॉन दिस, है ना। अब देखो, अब वो क्वेश्चन में ये भी कह रहा है शो दैट फॉर लार्ज वैल्यूज ऑफ n, देखना फॉर लार्ज n, अगर n की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगी तो ये जो 2n माइनस 1 ये जो वैल्यू आ रही है वो एक्चुअली में नियरली 2n ही ले ली जाएगी इस केस में। समझ में आ रही बात? ठीक है, जब हम इसको 2n ले लेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू कितनी आ गई, जब हम वैल्यू सब निकालेंगे यहाँ पर, तो दिस इज 2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर z स्क्वायर e4, इसकी जगह पर मैंने 2n लिख दिया डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा h क्यूब और n स्क्वायर माइनस n, यही आया हमारे पास। ठीक है, तो आप देखो इसको जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, राइट, तो क्या होगा आपके पास, देखो 2 से 2 ये 4 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर z स्क्वायर e4 हो गया, नीचे से एक n आप कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हो ना, h क्यूब हुआ और यहाँ पर सिर्फ n माइनस 1 आ गया। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अच्छा आप यहाँ पर सेम काम करोगे, अब n माइनस 1 को भी नियरली n ले सकते हो। ठीक है, क्योंकि वो n की वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो जब आप इसको नियरली n ले लोगे, है ना, मैं इसको यहाँ से हटा रहा हूं, तो ये सिर्फ इसके इक्वल आ जाएगा, और ये वाली जो वैल्यू है ना, तो ये जो ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आती है हमारे पास वो बिल्कुल सेम आती है, इसलिए हमारे पास ये वेरीफाई हो गया। क्लियर है बात? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखो आप, explain with a proper diagram how an AC signal be converted into DC signal। ठीक है जी, और with output frequency as double
then the input frequency using the junction diode given in its input and output waveforms। देखो इसको हमें क्या करना है, इसको हमें ये करना है कि सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 5 ही है, सॉरी, इसका अगर हम डायग्राम बनाएंगे, ये हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं फुल वेव रेक्टिफायर की। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास इनपुट आया, ठीक है, उन इनपुट क्या है, इनपुट एसी है, और आपने क्या किया, यहाँ पर ये ट्रांसफॉर्मर है जो कि डबल टैप है, एक टाइप है, इसके अंदर आपने दो डायोड्स लगाने हैं, है ना, D1 और D2। ठीक है, और इसकी जो हमें आउटपुट लेनी है, ठीक है, एक तो हमने यहां से दिखा दिया और एक हमने यहां से सेंटर टैप करके यहां से लेके आए, तो इसके अक्रॉस जो है वो आपके पास आउटपुट आएगी। ठीक है, ये क्लियर है। अब जरा समझना क्या होता है कि एक्चुअली में उसने क्या बोला, इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, कि सर्किट डायग्राम को, तो अब हमारे पास समझना क्या है, सपोज करो ये हमारे पास इनपुट वाला जो है वो डायग्राम, ठीक है, ये इनपुट हो गया, और बात करेंगे कि इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट क्या है। ठीक है, उस आउटपुट को डिस्कस करेंगे। देखो जरा इधर कैसे करेंगे, देखो समझना जरा पहले यहाँ पर, एक्चुअली में सपोज करो जब इनपुट एसी आ रही थी, ये एक तरह से प्राइमरी कॉइल हो गया और ये सेकेंडरी कॉइल हो गया। ठीक है, तो अगर नेगेटिव हाफ यहाँ पर पहले पहुंचता है और यहाँ पॉजिटिव होता है, तो या ये कह लो दिस इज नेगेटिव विद रिस्पेक्ट टू दिस, ठीक है, लोअर वाला, तो बाय म्यूचुअल इंडक्शन ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, जिसकी वजह से क्या हो गया, ये जो D1 डायोड है ये फॉरवर्ड बायस हो गया और D2 जो है वो रिवर्स बायस हो गया, यानी D1 ने कंडक्ट किया लेकिन D2 ने नहीं किया। ठीक है, और आपको आउटपुट जो है वो इस तरह से इसके अक्रॉस यहाँ पर मिल गई, जैसे आ रही थी वैसे ही मिल गई, यानी ये D1 का कंडक्शन हो गया, और जैसे आ रहा था वैसे ही मिल गया। अब दूसरी साइड पे चलेंगे, अब अगर मान लो नेक्स्ट हाफ साइकिल आता है, तो ऑब्वियसली दिस इज पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू दिस, तो इंडक्शन से, म्यूचुअल इंडक्शन से ये नेगेटिव विद रिस्पेक्ट टू S2 हो जाएगा, जिससे D1 रिवर्स बायस और D2 फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। तो यानी कि D2 कंडक्ट कर रहा है, D1 नहीं कर रहा, बट आउटपुट इज सेम एज दैट ऑफ जो हमारे पास D1 थी, उसी तरह से आउटपुट हमें मिल रही है, इसीलिए इसकी आउटपुट भी ऊपर की तरफ ही मिलेगी। बात समझ में आ रही है? तो इस तरह से ऑल्टरनेटली एक बार D1 और एक बार D2 कंडक्ट करेगा और आपका जो इनपुट है वो इस आउटपुट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो आउटपुट है इसके अंदर दोनों ही AC और DC दोनों कंपोनेंट्स हैं। फिर हम जो ये यहाँ पर आउटपुट आती है उसके अंदर हम फिल्टर सर्किट यूज करते हैं, और फिल्टर सर्किट से यूज करके हम यहाँ पर प्योर DC जो है वो ले लेते हैं। ठीक है, इस तरह से हम फुल वेव रेक्टिफिकेशन कर लेते हैं। ठीक है, यानी कि हम AC को कंप्लीटली DC में कन्वर्ट यहाँ पर, क्लियर? हेलो, तो क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या रखा है, हाउ लॉन्ग एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ 100 वॉट बी केप्ट ग्लोइंग बाय फ्यूजन ऑफ 2 kg ऑफ ड्यूटेरियम, टेकिंग द फ्यूजन रिएक्शन एज दिस 1H1 प्लस 1H2 2He3 प्लस एक न्यूट्रॉन और इतनी एनर्जी। ठीक है, तो देखो हम क्या यूज करेंगे, हम मोल कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे यहाँ पर। ठीक है, क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 2 ग्राम ऑफ ड्यूटेरियम। ठीक है, वो कितने होते हैं, 6.2 इंटू 10⁻23। अब हमें चाहिए किसमें, 2 kg में, यानी कि 2000 ग्राम्स में, है ना, ये 2000 ग्राम्स हो गया। तो अब हमारे पास क्या करना पड़ेगा, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6.2 इंटू 10⁻23 प्लस 3 26 हो गए। क्लियर है, इतने एटम्स हो गए हमारे पास इसके। अब उसने क्या बोला है कि जब हमारे पास दो ड्यूटेरियम एटम्स का जब फ्यूजन हो रहा है तो हमें इतनी एनर्जी मिल रही है ना, बात समझ में ही, और इतने में हमें निकालनी है जितनी हमारे पास आ जाएगी। क्लियर होगी बात? तो इसका मतलब हम सीधा ही निकाल लें, एनर्जी रिलीज्ड, है ना, बाय 6.2 इंटू 10⁻26 एटम्स, है ना, वो कितनी हो जाएगी, इसको मल्टीप्लाई कर दो 6.2 इंटू 10⁻26 को किससे,
जो आपको एनर्जी दे रखी थी वो कितनी, कहाँ गया, 3.27, ठीक है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो मैंने क्या कर दिया, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को मैं क्या करता हूँ, किसमें कन्वर्ट कर लूँ, बोलो, क्योंकि वो जो दूसरी चीज है वो वॉट में दे रखी है ना, एसआई में करना पड़ेगा। तो 1.6 इंटू 10⁻19 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जूल में आ जाएगी एनर्जी। क्लियर है? तो अब हमें चाहिए टाइम। तो इस एनर्जी को अगर हम ई ले लें, है ना, तो टाइम चाहिए हमारे पास। तो वो टाइम किसके इक्वल होगा, जितनी की एनर्जी रिलीज हुई टोटल, और जितनी एनर्जी चाहिए बल्ब को, है ना, एनर्जी बल्ब की। और आपको पता है वो वॉट में जो दे रखा है, अगर हम पर सेकंड लेंगे तो इतनी ही एनर्जी हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो इसीलिए हम इसी को डायरेक्टली यूज कर लेंगे। तो आपकी ये एनर्जी हो जाएगी जो आपने यहाँ से निकाली, 6.2 इंटू 3.27, 10⁻26 में से 19 गए तो कितने बचेंगे, 7, और डिवाइडेड बाय 100 और हो गया। ठीक है, तो 10⁻2, इनको मल्टीप्लाई करके मैं आंसर देता हूँ आपको। तो दिस, ये वैल्यू आएगी 2.03 इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा ये, 7, इसमें से ये दो गया 5, और ये 20 पॉइंट आ रहा था एक्चुअली में। ठीक है, तो मैंने उसको 2 पॉइंट कर दिया, तो एक और मुझे यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारे पास 6 आ जाएगा। ठीक है, कितने, ये कितने आ गए, ये सेकेंड्स में आ गया आंसर आप। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं अब। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो क्या है, डिफाइन वेव फ्रंट। तो वेव फ्रंट की डेफिनेशन आपको पता होगी क्या, वेव फ्रंट इज द कॉन्टिन्यूस लोकस ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स ऑफ द मीडियम विच आर वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज, है ना। वेव फ्रंट क्या है, वेव फ्रंट is the continuous locus of all those points of the medium which are vibrating in the same phase। ठीक है, तो ये आपका समझ में आ गया। अब draw the shape of refracted wavefront when a plane incident wave undergoes refraction from optically denser to rarer medium। तो डेंसर से रेयरर में आपको रिफ्रैक्शन समझानी है। ठीक है, वेव थ्योरी के बेसिस पे। तो अगर आपको याद हो तो हमने इसमें क्या करना था, ये अगर डेंसर मीडियम है, ये रेयरर मीडियम है, एक वेव फ्रंट आपने बनाई, प्लेन वेव फ्रंट, और ये उसकी रेज बना दी। ठीक है, यहाँ अगर स्पीड ऑफ लाइट इस मीडियम में अगर c1 है और इसमें c2 है, डेफिनेटली c2 c1 से जो होगी ज्यादा होगी, सॉरी। ठीक है, c2 रेयर है ना, तो काट ही देता है। तो यहाँ पर C1 है हमारे पास स्पीड, तो यहाँ C2 है, तो C2 जो होगी वो हमारे पास क्या होगी, ग्रेटर देन C1 होगी। ठीक है, अब क्या होगा, जो सेकेंडरी वेवलेट्स यहाँ से आएंगी, ठीक है, मान लो इन पॉइंट्स का नाम A और B दे देते हैं। ठीक है, यहाँ से जो सेकेंडरी वेवलेट्स आएंगी वो यहाँ पहुंचेंगी, सपोज करो टाइम t में, और तो वो डिस्टेंस कवर करेंगी C1 इंटू टी। उतनी ही देर में यहाँ से सेकेंडरी वेवलेट सेकेंड मीडियम में जाएंगी, लेकिन वो जो डिस्टेंस C2T कवर करेंगी वो C1T से ज्यादा होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो ये कुछ ज्यादा डिस्टेंस इस तरह से कवर करेंगे, यहाँ पर पहुंच गए। ठीक है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस था। अगर मान लो यहाँ मैं नॉर्मल भी ड्रॉ करूं, तो यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस था, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा उससे, क्योंकि डेंसर टू रेयरर आ रहा है। ठीक है, तो हमने क्या करा, ये एस, अब हमने C1T से बड़ा रेडियस लेके हमने एक्चुअली में यहाँ पर रखा, और ये आर्क लगाई, और आर्क लगाने के बाद में इसको जोड़ दिया इस पॉइंट से। ठीक है, ये हमारे पास रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट आ जाएगी। ठीक है, क्लियर हो जाएगी बात। तो ये हमारे पास मैंने A डैश लिख दिया, ये मैंने B डैश लिख दिया। क्लियर? तो उसी तरह से ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा। राइट, अब जब हमारे पास ये आ जाएगा तो हम क्या करेंगे,
स्नेल्स लॉ को प्रूव करना है। ठीक है, देखो इसका जो पूरा वीडियो है आप मेरे रे ऑप्टिक्स के जो वीडियो मैंने बना रखे हैं उसके अंदर आप चेक कर सकते हो। ये क्वेश्चन मैंने सिर्फ आपको आइडिया के लिए यहाँ पर करवा दिया। तो आप क्या करोगे, साइन आई बाय साइन आर निकालोगे स्नेल लॉ को वेरीफाई करने के लिए। आई के लिए ये परपेंडिकुलर यानी C1t डिवाइडेड बाय ये हाइपोटेन्यूस यानी कि ए डैश। उसी तरह से जब हम साइन आर की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ए बी डैश हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर सॉरी ये डिस्टेंस ये वाला C2t है ना, तो ये तो ये डिस्टेंस हो जाएगा C2t डिवाइडेड बाय हमारे पास ये ए डैश ही रहा। ठीक है, तो आपको क्या मिला, C2/C1 मिला। और C2/C1 जो होता है वो क्या होता है, क्या तो इसको सॉल्व करके ये आ गया C1/C2। और C1/C2 जो होता है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम होता है। यहाँ पर रेयरर का विद रिस्पेक्ट टू डेंसर हो गया। तो आपको साफ पता लग गया कि यहाँ से स्नेल्स लॉ जो है वो वेरीफाई हो गया, यही होता है स्नेल्स लॉ। ठीक है, क्लियर है। मैं इसकी डिटेल्ड वीडियो ध्यान में रखिएगा, आप मेरे रे ऑप्टिक्स में ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट वाला एक वीडियो है उसके अंदर आप चेक कर सकते हो। ठीक है।